हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ग्रुप्स और पीरियड्स में कैसे एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं और क्या क्या कैसे एटॉमिक नंबर निकालते हैं, मैजिक नंबर्स एंड फोनिक्स, ये सब बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिनसे हम क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, जैसे कि जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जेई एडवांस, मेंस दोनों में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट भी कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, द फिनोमिनन अकर्स व्हेन द न्यूक्लियस रिड्यूसेस इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on valence electrons due to the presence of electrons in the inner cell. This known as screening effect. Outer electrons experience attraction from the nucleus and repulsion from the inner electrons. तो समझाता हूँ मैं इसको आपको तरीके से हिंदी में। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें काफ़ी प्रिय है। जो ये न्यूक्लियस है, गोल गोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी ड्राइंग है मेरी। हाँ, तो ये बन गया अपना न्यूक्लियस, और ये शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब क्या हो रहा होगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या चल रहा होगा इधर। ये घूमते हैं क्योंकि न्यूक्लियस इस पर सेंट्रिपिटल फोर्स लगाता है, मतलब सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स लगाता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है इसके वेलोसिटी के। ठीक है, इतना उसमें मत घुसिए, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स, तब आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीज़। पर इतना है कि ये गोल गोल घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना आपको अभी इतना केमिस्ट्री के हिसाब से नॉलेज होना चाहिए। राइट, मूविंग अहेड, तो देखते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन्स पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा। देखो, एक तो ये न्यूक्लियस उसको बुला रहा है, भाई आ जाओ यार अंदर, यार मेरे पास आओ, थोड़ी बातचीत करते हैं अपन बैठ के। पर नहीं, इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं तो घूमना हूँ, मेरे को घूमने आया हूँ, मैं घूमूंगा बस। तो इलेक्ट्रॉन और कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, रिपल्सन भी लग रहा होगा उस पर। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको बोल रहे होंगे यार तू जा रे। क्यों जा रहे, क्योंकि ये सेम चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये रिपल्सन लगाएगा। और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स प्लस चार्ज के होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये तो ऑब्वियस है। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स लगता है ना, ये रिपल्सिव वाला फोर्स लग रहा है, इसको कहते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट। यही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं ना, वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। तो जो ये इसी सेल के लगाते हैं, मान लो ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, तो इसी सेल के लगाते हैं, तो वो कम लगता है, पर ये वाले जो अंदर वाले होते हैं वो ज़्यादा लगा देते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट एस के कारण ज़्यादा होता है, फिर पी के कारण, फिर डी के कारण और फिर एफ के कारण। ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा एस के कारण लगता है, ई के कारण, उसके बाद डी के कारण और उसके बाद एफ। जो एस के इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा देते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा लगा देता है, इसमें ज़्यादा दम है भाई। ये कम लगा पाते हैं, मतलब ये कम रिपल्सिव फोर्स लगा पाते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। जो एस वाले हैं वो ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में भी होते हैं, और जो एस है उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। एस सब सेल के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाता है एस का इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिव टू एनी अदर सब सेल। तो एस की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, एस के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगी। ये बात अपने दिमाग में कैद करके रख लो, और चाबी मेरे को दे दो, क्योंकि मैं वो चाबी दूंगा नहीं और तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ कैद रह जाएगी, है ना। तो एस सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाता है, ये याद कर लो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सेप्शंस आएंगे अभी, तो इसमें
ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, है ना। तो ध्यान रखिए ये चीज़। और ये मेंस एडवांस में भी पूछ लेते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑर्डर अपने दिमाग में बिठा लो, एस को सबसे पहले रखना है बड़े भाई, ठीक है। तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है सर? सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आ गया। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इसका फॉर्मूला लेता हूँ मैं, स्लेटर ने बताया था जो कि, तो जेड जेड क्या, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट पूरे इलेक्ट्रॉन्स का है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो जेड इफेक्टिव होगा क्या है, देखो ये फॉर्मूले से इतना क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें, पर इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो बिल्कुल अंडा बिल्कुल धड़ाक से क्लियर हो जाएगा, शानदार समझ में आ जाएंगी चीज़ें, कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो जेड इफेक्टिव बेसिकली ये होता है कि न्यूक्लियस अट्रैक्शन तो लगा रहा है, उसको मान लेते अट्रैक्शन ए फोर्स है, ठीक है, और रिपल्सन भी लग रहा है, उसको मान लेते आर। तो जो नेट फोर्स बनता है वही है जेड इफेक्टिव, ये फोर्स है। तो ए को जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिपल्सिव फोर्स है उसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट से, तो ये बन गया जेड इफेक्टिव। कुछ नहीं, समझ गए, इतना सिंपल था, है ना। इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं ना लोग, मैंने इतने सिंपल बताया। ये देखो, ये इसकी लिटरली पे नहीं जाओ, लिटरेसी पे नहीं जाओ कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, बस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है बस अपने को, है ना। कॉन्सेप्ट आएगा तो क्वेश्चन आराम से क्रैक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद उस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का मैं बता दूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। इतने सारे स्टार लगा दी कि स्टार कम ही पड़ गई इनकी, ठीक है, और भी लगा देता हूँ एक और दो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ की डेफिनेशन काफ़ी सिंपल, स्पीसीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीसीज़ को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम प्लस। देखो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैग्नीशियम के पास 12, और प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया इसका, है ना। कैटायन मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन एक चुरा लिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया गया है। और एनायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें दे दिया है, मतलब Mg माइनस होगा तो उसके 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नॉर्मली 12 रहते हैं Mg के पास में, तो प्लस लगा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 11 बचे। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो गए ना, तो Na और Mg प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, या Na और Mg आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, इन दोनों में से क्या चीज़ सही है? Na और Mg आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं या Na और Mg प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं? Na और Mg है ना, Na और Mg है, गलत। Na और Mg प्लस हैं भाई, Na के पास 11 Mg के पास 12 हैं, ये कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, Mg प्लस के होंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो Na और Mg प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। समझे? बूझ रहा है कुछ? तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना भाई, ये क्वेश्चन करते हैं फटाक से, ये मेंस में आया है ये, Mg प्लस सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ठीक है, और सोडियम के पहले कौन आता है भाई? हाँ, सोडियम के पहले कौन आता है इधर? लिथियम आता है। और नीचे कौन आएगा? एलिना की रग से फरियाद, है ना। तो इतना तो अपन को पता है भाई कि ऐसे आ जा रहे हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, Na है, Mg प्लस है और एल्यूमिनियम प्लस 3 है। इनमें बताना है, इनमें अपन को क्या बताना है कि साइज बताइए, साइज बता दीजिए, है ना। तो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और ऊपर अपन ने पढ़ा है जेड इफेक्टिव, दोनों का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों में सेम ही है, तीनों में सेम है इलेक्ट्रॉन्स, नो डाउट। देखो सोडियम के पास 11 हैं, मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, एक प्लस साइन लगा हुआ है तो 11 होगा, है ना। एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +2 लेना पड़ेगा तब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है।
तो अब इसके भी 11 हो गए। समझ रहे हो? एल्यूमिनियम +3 के 10 हो जाएंगे, है ना, 10 हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम +2 होगा तब ये तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी। तो सबसे पहले तो बताओ कि Na Mg+ और एल्यूमिनियम +2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं या नहीं? ऑब्वियसली हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सेम है तीनों में। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, प्लस का कैटायन दे दिया है मैग्नीशियम में तो 11 हो जाएगा, और एल्यूमिनियम में +2 कैटायन है तो 11 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, नो डाउट, राइट, नो प्रॉब्लम। या तो साइज बताओ। देखो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास होंगे? प्रोटॉन सबसे ज़्यादा किसके पास होंगे? देखो प्रोटॉन्स पे तो इफेक्ट पड़ता नहीं है, प्लस कैटायन बना दो एनायन बना दो, प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होंगे। प्रोटॉन अंदर बैठा है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे प्रोटॉन की कमी नहीं होती कभी भी। प्रोटॉन जितना रहता है उतना ही रहेगा, उसको कोई नहीं निकाल पाता। न्यूक्लियस के अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं, वो बात अलग है। इलेक्ट्रॉन घूमने के बड़े शौकीन हैं, निकलते रहते हैं, कभी आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स में, बट प्रोटॉन का नंबर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 13 प्रोटॉन। इसका मैग्नीशियम का 12 और सोडियम का 11। अब इसको 13 प्रोटॉन पुल कर रहे हैं, इसको 12 और इसको 11, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? ऐसा पुल कर रहे हैं तो इसको 13 कर रहे हैं, एल्यूमिनियम को 13 कर रहे हैं तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। मैग्नीशियम को 12 कर रहे हैं तो थोड़ा कम होगा। और देखो सबसे कम कर रहे हैं सोडियम को, तो सोडियम का साइज़ बड़ा होगा, फिर मैग्नीशियम का और फिर एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का साइज़ सबसे छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस में और एडवांस में भी आ चुका है ना। तो एल्यूमिनियम का साइज़ सबसे छोटा होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा और फिर सोडियम का होगा। इसका एक ट्रिक है ना। तो सबसे पहले ट्रिक के पहले एक चीज़ और देखते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है जेड इफेक्टिव का। जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा लग रहा है एल्यूमिनियम में जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा लग रहा था। तो सबसे ज़्यादा साइज़ नहीं है इसकी, सबसे ज़्यादा साइज़ नहीं है। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी छोटी हो जाती है साइज़। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो साइज़ छोटी हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है ना। देखो इसको थोड़ा पिक्चर के साथ समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। पीरियोडिक ट्रेंड्स बोल रहा है हमारे एरिया में घुसा है तुम। नो प्रॉब्लम, बाद में दे देंगे एरिया। देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर, जितना ज़्यादा पुल कर लेगा, जितना ज़्यादा पुल कर लेगा उतना ज़्यादा ये सेल पास में आ जाएगा। ऐसे पास में आएगा तो साइज़ छोटी हो जाएगी। तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, साइज़ छोटी हो जाती है, साइज़ छोटी हो जाती है। इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ना, बूझ रहा है ना? ओके देन। तो एक ट्रिक बता देता हूँ, गोल्डन गोल्डन हेवन सेंट ट्रिक है ये, कि एनाइंस होंगे अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी हुई हैं काफ़ी सारी, उसमें अगर एनाइंस है तो उनकी साइज सबसे ज़्यादा होगी। इतना ज़्यादा एनायनिक चार्ज होगा, मान लो A-3 है, B-2 है, C-1 D और E+ है, तो सबसे ज़्यादा साइज़ होगी A-3 की। जितना ज़्यादा एनायनिक चार्ज उतनी ज़्यादा साइज़। तो A-3 की साइज़ सबसे ज़्यादा, फिर B-2 की, फिर C-1, फिर D की और फिर E+ की। कैटायनिक चार्ज इतना ज़्यादा उतनी साइज़ छोटी। समझ गए? ओके, तो ये ट्रिक याद रखना, एनाइंस की साइज़ जो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से रिगार्डिंग है ये, है ना। उसके बाद न्यूट्रल और उसके बाद कैटाइंस। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और इनऑर्गेनिक भी, है ना। अभी जो भी इंटरेस्ट हैं वो सब फ्यूटिलिटी हैं, सारे बेस्ड ही हैं आपके लिए। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ राइट नाउ, वही फ्रूटफुल है, काम में आएगा आपको, आगे कॉलेज मिलेगा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, अच्छा फिर पैकेज लगेगा आपका। सो जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, है ना। पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ते हैं आप? पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो चुकी हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स पे आ जाते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स में इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारी। पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज?
पीरियडिक ट्रेंड्स में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं। ओके, कहाँ है मेरा कर्सर? ये है फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, दूसरा आयोनिक रेडियस, तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये 4 टर्म्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, अभी इनको पढ़ते हैं, आगे थोड़ी और भी आएंगी, तो अभी 4 पे फोकस करते हैं, इनको बिल्कुल डीप में पढ़ मारते हैं, है ना। कि कोई भी क्वेश्चन आएगा एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और आते ही हैं नॉर्मली, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको गोल्डन चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल, है ना। कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सब, और ये ऐसी टेबल बिल्कुल सिंप्लीफाई मैनर में सिर्फ इसी अवंतीकुलम के चैनल पर मेरे वीडियोस में मिलेगा। तो जस्ट फोकस नाउ, है ना। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस, देखो एटॉमिक रेडियस बताते हैं यहाँ पे। एटॉमिक रेडियस, ये है न्यूक्लियस, ये सेल्स हैं, आँख लग रही है न्यूक्लियस बोल रहा है, मुझे आँख बना दिया, क्या ज़माना आ गया। तो इलेक्ट्रॉन, ये आउटर सेल से जो न्यूक्लियस की दूरी है, ये होती है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। दिस इज एटॉमिक रेडियस। और मान लो इसको चार्ज दे दिया, कुछ एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, है ना, तो ये कैटायन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, चुरा लेते हैं तो कैटायन बन जाता है। तो कैटायन बन रहा है, कैटायन बन गया ये, तो ये हो जाएगी आयनिक रेडियस, फिर हो जाएगी आयनिक रेडियस। दिस इज नथिंग बट साइज ऑफ एन एटम, और ये साइज ऑफ ये रेडियस के फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये साइज ऑफ आयन, ये भी रेडियस के फॉर्म में होती है, जनरली आर्मस्ट्रॉन्ग में रिप्रेजेंट करते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10 मीटर, इतनी छोटी साइज होती है एटम्स की, काफ़ी छोटी सी, बहुत ही छोटी, चुटकी से भी छोटी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। और इसके अंतर्गत कैसे एक्सेप्शंस आते हैं, क्यों आते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन चुरा लेना, और इसको चुराने के दौरान कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, कितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है, ये एनर्जी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये किलो जूल ईवी किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एनर्जी की यूनिट्स हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है एक इलेक्ट्रॉन को डाल देना उसमें, जैसे F है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बन गया फ्लोरीन माइनस। तो ये जो एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना। समझे? समझे? और समझ रहे हैं बात हो तो समझ रहे हैं सर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये, तो इसका क्या करें, क्या करना है इसका? इसका ट्रेंड देखते हैं कि टेबल में कैसे कहाँ जाएंगे तो बढ़ेगी घटेगी। ये एक सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने आपको टेबल बता रहा हूँ, इतना सिंपल कहीं नहीं मिलेगा। देखो, तो एटॉमिक रेडियस के बारे में ज़रा सोचिए, एटॉमिक रेडियस के बारे में ज़रा सोचिए कि नीचे जा रहे हैं हम ग्रुप के, तो नीचे जाते हैं तो क्या होता है, मैजिक नंबर पढ़े हैं हमने, 8 2 8 8 18 18 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट से सेकंड पीरियड में आ रहा है तो 2 से इंक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोजन से लिथियम में आए तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो लिथियम का कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, ऐसे ही यूज़ करते जाएंगे, 8 8 18 18 32 रिस्पेक्टिवली। इस तरफ उल्टा थोड़ा होता है, 2 नहीं आता है, 8 8 से स्टार्ट हो जाता है, 8 8 18 18 32, ये इधर के मैजिक नंबर हैं। ये स्कैंडियम से लेफ्ट में लगता है ये 288,
टू वाला स्कैंडियम से लेफ्ट में लगता है और 8 से स्टार्टिंग वाला रूल राइट में लगता है। ये मैजिक नंबर्स हैं, मैजिक नंबर्स, है ना। इसका क्वेश्चंस भी किए थे पिछले लेक्चर में हम, तो उसको गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। नाउ सबसे पहले देखें कि इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 8 से 18 से, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे हैं। जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे हैं, तो ऐसे सेल्स भी तो बढ़ेंगे यार, नहीं बढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ऐसे सेल्स भी तो बढ़ जाएंगे, फिर ऑब्वियसली बढ़ेंगे सर, इसमें क्या है। तो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगी भाई, साइज बढ़ जाएगी, नीचे जाने पे साइज बढ़ जाएगी, नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे जाने पे इंक्रीज होती है। ये हो गया एटॉमिक रेडियस, एंड सिमिलर फॉर द आयनिक रेडियस भी सिमिलर ही होता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं डाउन द ग्रुप। अब देख लेते हैं राइट साइड ऑफ द पीरियड में। तो एक बात बताओ, डाउन साइड में इंक्रीज हो रही तो ऊपर जाने पे क्या होगा, ग्रुप के ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होगी। भाई वही तो बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगा दिया है बस। पैसिव और एक्टिव दोनों टेंस हो गए हैं। तो नीचे जाने पे इंक्रीज हो रही तो ऊपर जाने पे डिक्रीज होगी, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब राइट साइड में जाने पे कोई चीज़ इंक्रीज हो रही तो लेफ्ट साइड जाने पे डिक्रीज होगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। ओके देन, आयोनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी तो ठीक है, उसके पहले राइट साइड में भी तो देखो सर, उसका कौन बताएगा। हाँ साइज का देख लेते हैं राइट साइड जाने पे। राइट साइड जाने पे क्या होता है, क्या हो जाता है राइट साइड जाने पे। अपन जा रहे हैं राइट साइड, साइज में देखेंगे, ठीक है। राइट साइड में जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बढ़ाते हैं राइट साइड में चलाते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है सबका, बढ़ रहा है ना, 22 से 23, 23 से 24, ये देखो स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। मतलब ऐसा है ये न्यूक्लियस, ये सेल्स हैं, तो एक अलग ऐसा है अभी तो केस, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उसके जैसे ये स्कैंडियम है अपने, ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, का आ गया, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इधर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अज्यूम कर लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, यहाँ दो, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इधर एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा, ठीक है। ये स्कैंडियम है और यहाँ पे टाइटेनियम है, ठीक 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 ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और एक इधर प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से ज़्यादा ये रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाता है, इधर ही बढ़ेगा इसी सेल में, तो ये रिपल्सिव फोर्स उतना नहीं इंक्रीज होता, पर ये न्यूक्लियर फोर्स होता है, क्योंकि ये एकजुट हैं, प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन एकजुट हैं, तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ इसका अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, रिपल्सन उतना नहीं बढ़ता है ना। तो बेसिकली जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अभी क्या था जेड इफेक्टिव स्कैंडियम के केस में ए माइनस आर था, तो अब टाइटेनियम के केस में क्या हुआ, देखो एटॉमिक नंबर बढ़ गया एक से, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो प्रोटॉन बढ़ा एक, तो ए की वैल्यू बढ़ गई, अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया काफ़ी खतरनाक, ठीक है। ये जुड़ गए, एक यूनाइटेड, यूनिटी में पावर होती है भाई, तो यूनिटी में पावर होती है, अट्रैक्शन बढ़ गया, पर रिपल्सन जो एक इलेक्ट्रॉन इधर से पैदा कर रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं है उसका, तो बेसिकली जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक, समझ रहे हैं इतनी बात को। तो जब राइट साइड में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव ऑल्सो इंक्रीज,
राइट साइड में। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज छोटी होगी। अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बेसिकली होता है नेट अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पे। तो नेट अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज छोटी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो रीज़न क्या बोलेंगे, राइट साइड में साइज छोटी क्यों हो जाती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। ओके ठीक है, साइज डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, राइट साइड डिक्रीजेस। सिमिलर इज द केस फॉर द आयोनिक रेडियस ऑल्सो। इसके लिए भी यही केस है। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं ना, एक क्वेश्चन करते हैं अपन सॉल्व। अपने पास क्वेश्चन है जिसमें एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, रूबियम और सीजियम। इनका साइज का ऑर्डर अपन को बताना है। इससे सिंपल क्वेश्चन शायद ही हो, है ना, हमने जो पढ़ा है अभी उसी के बेस पे। तो ये आपको फोनिक्स याद होंगे तो ये बना लेंगे क्वेश्चन, अब अच्छे समझ में आ रहा होगा। हेलिना की रब से मतलब फर्स्ट ग्रुप की बात चल रही है, तो ऐसे है हेलिना की रब से। ठीक है, तो साइज नीचे जाने पे क्या होता है, बढ़ती है, बढ़ती है ना। तो क्या ऑर्डर होना चाहिए, एल, एल आई का सबसे ज़्यादा, फिर हाइड्रोजन, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रूबियम और सीजियम। देखो यहाँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या लिखा है वो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है ना। इम्पोर्टेंट इज़ दैट यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ कर देंगे, इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग करके आ गए तो क्या मतलब है इतना सब पढ़ने का भाई। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर सॉल्व करना है। देखो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हर बार चेक करना है कि फर्स्ट ऑप्शन मिल तो रहा है क्या नहीं, है ना। मिल गया फर्स्ट ही ऑप्शन तो टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन चेक करते रहना है अपन को। ठीक है, ये है टाइम सेविंग चीज़ें हैं। और इंटेलिजेंटली अगर करेंगे सॉल्व, स्मार्ट वर्क इज़ नेसेसरी इन जेई। हार्ड वर्क भी ज़रूरी है पर स्मार्ट वर्क भी कंपेरेटिवली उतना ही ज़रूरी है। तो क्या हुआ, सबसे ज़्यादा साइज सीजियम की है, तो ये मान लो ऐसा ऑर्डर दिया होता, सीजियम, रूबियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और हाइड्रोजन, तो सेकंड वाला ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते +4। ओके, इधर तक कोई डाउट, नो। तो बढ़ते हैं आगे फिर। अब देखना है अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता होगा, सोचो सोचो ज़रा, सोचो, दिमाग लगाओ भाई। साइज छोटी होती है राइट में जाने पे, साइज छोटी हो रही, साइज छोटी हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है न्यूक्लियस पे वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, साइज छोटी है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा ये। ज़्यादा फोर्स लग रहा है ना, साइज छोटी है, राइट साइड जाने पे मान लो एक है ए और एक बी है, तो बी की साइज छोटी है और ए काफ़ी बड़ा है, ये ए है भाई और ये बी है। तो इसको इलेक्ट्रॉन, जो ए है वो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन चुराने की बात करता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाऊंगा जरा, तो न्यूक्लियस उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगा, एफ ए ज़्यादा होगा एफ बी से। नहीं, सही है क्या ये, नो, एफ बी ज़्यादा होगा। फोर्स जो न्यूक्लियस लगा रहा होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब किसी चीज़ को निकालने में फोर्स इस तरफ से भी लग रहा है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है और इधर खींचना चाह रहे हो तो एनर्जी लगेगी ज़्यादा। तो साइज जितना छोटा है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका जो साइज का ऑर्डर है उसका उल्टा हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, होगा या नहीं होगा, बताओ भाई। कोई भी अमीर आदमी है, ठीक है, उससे पैसे मांग रहा है तो फिर भी वो आसानी से देगा,
है ना। अब ये बी कह रहा है मेरे के पास इलेक्ट्रॉन ही है, बस उसी को ले जाओ, तो वो नहीं देगा, एनर्जी लगाएगा पूरी। बी एनर्जी पूरी लगाएगा, छोटा है वो, फोर्स पूरा लगाएगा बिल्कुल, नहीं निकलने देगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बी की ज़्यादा होगी, साइज छोटी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लिख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ई, आई ई। तो इन देखो यहाँ डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, उल्टा होता है साइज के, ठीक है। साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, और सिमिलरली राइट साइड में साइज छोटी होती है तो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी राइट साइड में पीरियड के। ये डाउन की ग्रुप बात हो रही है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, बाहर के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये होते हैं बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, ये ऐसे न्यूक्लियस है, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचना है इसको। तो साइज छोटी होगी तो जल्दी खींच पाएगा भाई, साइज बड़ी है काफ़ी, है ना। मान लो ये केस है और एक और केस ले लेते हैं, साइज काफ़ी बड़ी है, मान लो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और बड़ी मान लेते हैं ऐसे। ये सर्कल बनाना है अपने को, क्या बन गया, स्पाइरल बनता जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब देखो यहाँ डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स उतना नहीं लग पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज की तरह होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज छोटी होने पर क्या होगा, बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती है। जितना छोटा होगा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो आसानी से खींच जाएगा, पर अच्छा बड़ा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो ज़्यादा हो जाएगी तो खींचने में दिक्कत आएगी। ये दिक्कत आएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जितना ज़्यादा खींच पाता है न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। समझ रहे हो ये बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि न्यूक्लियस कितना खींच पा रहा है इलेक्ट्रॉन को, साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होगी, दूरी कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होता है, दूरी कम होती है तो फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों यही बोलते हैं कि दूरी कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, है ना। दूरी कम होगी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इसलिए वर्क नहीं करते हैं, दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है, अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो देखते हैं अभी इस बात को। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब, इधर देख लो जल्दी फटाक से, है ना, मिस नहीं करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे ही जाती है, डिक्रीजेस डाउन ग्रुप। देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ लिख लेते डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल के, ये नीचे जा रहे हैं अगर अपन, देखो यहाँ लिखा होगा इंक्रीजेस, ये सब इंक्रीज होती हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एफिनिटी। एफिनिटी भी सिमिलर होती है, एफिनिटी क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे अभी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन तीन का ट्रेंड सिमिलर होता है, इन तीनों का ट्रेंड सिमिलर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ गए, न्यूक्लियस कितना खींच पा रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा खींच पाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब अट्रैक्शन फोर्स अपोजिट चार्ज का ज़्यादा लगेगा, है ना। समझ रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो समझ गए इतनी बातें तो आप समझदार हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने के जैसा ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा अगर नाटक करेगा तो एफिनिटी कम है। इलेक्ट्रॉन लेने, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के सिमिलर ही होता है पर सेम नहीं होता, सिमिलर होता है, ठीक है। ये आगे हम डिफरेंस पढ़ेंगे, है ना। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, अभी तो सिमिलर मान लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सिमिलर मान सकते हैं। एफिनिटी मतलब चाह, इलेक्ट्रॉन की चाह, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेसिकली न्यूक्लियस की पावर डिटरमाइन करता है, न्यूक्लियस के पास कितनी पावर है खींचने की बाहर इलेक्ट्रॉन को, और एफिनिटी चाह बताता है इलेक्ट्रॉन कितना लविंग नेचर है इलेक्ट्रॉन के प्रति न्यूक्लियस का। बेसिकली सिमिलर ही हैं दोनों,
है ना। सिमिलर ही, मुझे तो सिमिलर ही लगता है, पर कोई कहीं कहीं कुछ बुक्स में डिफरेंट भी बताया गया है, पर आप सिमिलर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ट्रेंड्स में दिक्कत आती है बार, ठीक है, ट्रेंड्स में डिफरेंट माना जाता है। कई बार ट्रेंड्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ट्रेंड्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ट्रेंड्स को ज़्यादा, जो ऐसा अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही चलेंगे, पर एफिनिटी में एक्सेप्शंस आते हैं, है ना, एक्सेप्शंस आते हैं, वो हम कवर करेंगे अभी, ठीक है। एक्सेप्शंस आ जाते हैं ट्रेंड्स में। अब ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि हेलिना की रफ से फरियाद, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की होगी या हाइड्रोजन की होगी। सबसे ज़्यादा ऊपर है वो, उसकी सबसे छोटी साइज है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसमें कोई डाउट, नो प्रॉब्लम, है ना। ऐसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हाइड्रोजन की होगी, मतलब सबसे ज़्यादा होगी, साइज सबसे छोटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, अपोजिट होती है। साइज एक अपना अलग है, और उसके उल्टे कौन कौन? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये अपोजिट है बिल्कुल साइज के, ठीक है। ये चार ऑर्डर बिल्कुल याद हो गए, साइज का याद कर लो, चारों के हो जाएंगे, ठीक है। साइज अलग है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसके अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं उससे समझेंगे। एफिनिटी, 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 वेयर इज एफिनिटी? हाँ, हमने पढ़ लिया एफिनिटी क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन दे, एफिनिटी चाह, एफिनिटी मतलब चाह और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चाह ही एफिनिटी है, ठीक है। तो एफिनिटी के बारे में इतना ध्यान रखो कि ऑर्डर तो वही फॉलो होगा, एटॉमिक रेडियस के अपोजिट वाला, एटॉमिक रेडियस के अपोजिट वाला। एटॉमिक रेडियस आपको समझना पड़ता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्लियरली दिखता है कि भाई इलेक्ट्रॉन नीचे बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा अच्छे से जज कर पाएंगे, क्योंकि अपोजिट ही लेना है बस। पर कहीं कहीं एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, कहीं पे गड़बड़ नहीं करेगा, बस गड़बड़ कर देता है 15, 16, 17 तो इन ग्रुप में 16, 17 तो 18, 16 का कौन सा होता है? ओस से टी हो, फसल, ब्रो, ई, एड, और 18 है हे ने, अगर कर, जीरो है रन आउट, है ने अगर का जीरो पर रन आउट, उससे टी को फसल, ब्रो, ई, एट, यूएस, यूएस भी होता है इसके नीचे, वो रेडियो एक्टिव है तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं नॉर्मली, और कोर्स में भी नहीं है। तो अब देखो नॉर्मली क्या है, नीचे जाने पर साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? बढ़ती है, घटेगी। तो नॉर्मल ऑर्डर जो है वो क्या होगा? घटेगी, ऐसा होगा। तो क्वेश्चन आता है इस पर, ये आ चुका है मेंस में, 16th ग्रुप का डिस्कशन आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, ये जेई मेंस में भाई, है ना। और रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर तो अपन को करना ही है। तो उससे टीपो, है ना, तो ये ऑर्डर सही है, लगा देते इसको, ऑप्शन 1 में होता तो। हाँ लगा दिया सर, आ गए ना 4 नंबर? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया ये। 16, 17 और 18 ग्रुप में बस ध्यान रखना, बस ध्यान रखना भाई, इनमें एक्सेप्शंस आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या एक्सेप्शन आता है कि सल्फर की सबसे ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाता है, उससे टी ओ, और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में होता है। सल्फर की सबसे ज़्यादा होती है भाई, सल्फर की सबसे ज़्यादा, और ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाता है, ये है करेक्ट ऑर्डर, सल्फर की होगी सबसे ज़्यादा। अपन एज्यूम क्या कर रहे थे भाई, प्रेडिक्ट कर क्या कर रहे थे प्रिडिक्ट टेबल से, कि ऑक्सीजन की होगी यार, साइज छोटी है तो सबसे ज़्यादा होगी, पर नहीं, सबसे कम होती है। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना बाहर, वो रिपेल कर देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ मिस्ट्रीज़ रहती हैं, मिस्ट्रीज़ ही रहने दो तो अच्छा है, उनको याद कर लो, आप अपनी शॉर्ट नोटबुक में लिख दो, ठीक है। सब मिस्ट्रीज़ खोलना ज़रूरी नहीं है, तो याद रखें ये चीज़। ऐसे ही इसमें भी है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होगी और इधर नियोन की होगी, मतलब सेकंड जो मेंबर है उसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है, पर ऐसा नहीं है इसमें।
कि जो ऑक्सीजन इसमें सबसे लास्ट में चला गया था ना, पर 17th ग्रुप में होगा क्या, मतलब नॉर्मल ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऐसा ऐसे ही ना, उससे tipo फसल ग्रोथ, तो इधर क्लोरीन ऊपर आ जाएगा, फ्लोरीन एक प्लेस, मतलब जैसे इंटरचेंज करते हैं ऐसा ही। 18th ग्रुप में भी है जो कि नोबल गैस का है, नियॉन आ जाएगा हीलियम के ऊपर, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, ये 3 ऑर्डर लिख लो, कहीं पे छाप लो, या फिर पोस्टर लगा के, जैसे हीरो हीरोइन के लगाते हो, लगा के रख लो। पर ये भूलना नहीं है, ये 3 ऑर्डर पक्का क्वेश्चन आता है ना, आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आपसे, आ सकता है क्वेश्चन। देखो नॉर्मल ऑर्डर तो कोई भी कर देगा, और जिसने पढ़ा है वो एक्सेप्शंस भी पढ़ के जाते हैं, है ना, एक्सेप्शंस भी पढ़ के जाते हैं। एक्सेप्शन का रीज़न क्या होगा इसमें, साइज छोटी होती है, फर्स्ट मेंबर की काफ़ी साइज छोटी हो जाती है ना। अब इधर जाएंगे अपन, राइट साइड में जाते हैं पीरियड के, साइज छोटी हो जाती है, तो इनकी साइज काफ़ी छोटी होती है, ऑक्सीजन फ्लोरीन और हीलियम की बहुत छोटी साइज होती है, छोटी साइज होती है, तो इसीलिए ये एक्सेप्शंस आते हैं। यहाँ नहीं देखने को मिलते ये लिथियम, ये जो राइट लेफ्ट साइड में है ना, देखो पीरियोडिक टेबल खोलते हैं फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ये है इधर लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, इनमें नहीं दिखेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये दिक्कत, पर या इधर आ जाएगा यार, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर की हो जाती है, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की हो जाती है, और हीलियम से ज़्यादा नियोन की हो जाती है। ध्यान रखना ये चीज़ बस, काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ शायद ही हो, कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं जेई मेंस में, इससे एडवांस में भी आए हैं, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओनली रिमेंबर 16 17 और 18, 16 ग्रुप किसका होता है, चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस मीन्स ऑक्सीजन वाला ग्रुप, चाल्कोजेंस वही होते हैं जो ओर में काम आते हैं, और होती है मिनरल्स, और कोल और ऐसे और होती हैं, वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 17 ग्रुप, हेलोजेंस का होता है, हेलोजेंस फ्लोरीन क्लोरीन, इसमें भी आता है फ्लोरीन क्लोरीन। फ्लोरीन काय के काम में आता है भाई, जो एनेमल होता है दांत के ऊपर वाला, उसको स्ट्रॉन्ग करने के काम में आता है। उसके बाद आया नोबल गैस, नोबल गैस तो पता ही है आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सब अपनी नोबल गैस है। तो इन 3 में एक्सेप्शन आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अब इलेक्ट्रॉन, देखो राइट साइड में ये देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी आता है ये है। देखो एटॉमिक साइज में ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं आते हैं, बस 13 ग्रुप में आता है, एटॉमिक साइज में 13 ग्रुप में आता है, ये 13 ग्रुप है। बस क्या होता है, देखो एटॉमिक साइज का देखते हैं, एटॉमिक साइज सिर्फ 13 ग्रुप में नाटक करता है, बस 13 ग्रुप में, ये ध्यान रखना। और कहीं भी कोई भी ग्रुप का अगर ऑर्डर लिखने को आएगा तो एज इट इज़ लिख देंगे, नीचे साइज बढ़ता है, राइट साइड जाने पे घटती है साइज बस। पर 13 ग्रुप में ध्यान रखना कि क्या होता है, बाल गेन ट्यूटेलियम। ठीक है, तो क्या होगा कि जो गैलियम की साइज़ है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है एल्यूमिनियम के, सबसे थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, पर नीचे जाने पे क्या होता है, अपन प्रेडिक्ट क्या करते हैं कि गैलियम की ज़्यादा होगी, नीचे जा रहे हैं तो साइज़ बढ़ेगी गैलियम की, पर नहीं, ऐसा नहीं होता, एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है, ज़्यादा और ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है गैलियम से। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, हमने पढ़ा था स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। देखो सबसे पहले नंबर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बताओ, 13 होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 2p1, है ना। और अब गैलियम का लिखो, गैलियम कितना होगा, 8, कितना ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे ना इसमें, कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, 18, बताओ भाई कितना ऐड, 18 ऐड करेंगे कितना होगा, 31, 31 ऐड कर दिए तो हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो 10 और 8 18, के बाद 4s2 20, के बाद आएगा 3d 30, 4p6 4p6 आ गया कितना, 10 20, 10 हो गया, 20 30 36, नहीं तो इसमें एक ही आएगा बस, है ना, 30 हो गया यहाँ तक, और 3p
8 हेड होता है ना गैलियम में। अरे गड़बड़ कर दिए भाई, ये गलत कराया है क्वेश्चन। एल्यूमिनियम से गैलियम में आएंगे तो 8 ही ऐड करेंगे, या नहीं 18 ऐड करते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड है और ये 4 है। फर्स्ट सेकंड 8 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, हाँ 18 ही ऐड करते हैं, नो प्रॉब्लम। 8 8 18, माई मिस्टेक, 18 ही ऐड करेंगे, 31 हो जाएगा। 31 है तो 4p1 हो गया। ऐड करो। अच्छा देखो, ये गैलियम का है और ये एल्यूमिनियम का है। इसमें कोई डाउट? हाँ, मेरी जुबान फिसल गई थी थोड़ी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो देखो, 4 इधर 3p1 है, इधर 4p1 है। हम्म, और इधर डी के इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग इफेक्ट कर रहे हैं, तो डी का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। हमने पढ़ा था ना, एस का सबसे ज़्यादा होता है, इधर एस के कर रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कर रहे हैं मतलब रिपल्सन लगा रहे हैं एस के। एस के रिपल्सन ज़्यादा लगा देते हैं तो साइज बढ़ जाती है किसकी? एल्यूमिनियम की साइज बड़ी हो जाती है, क्योंकि एस वाले रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। एस वाले रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं 3p पे, तो साइज बढ़ गई। इधर डी वाले लगा रहे हैं, डी का क्या होता है, ये ऑर्डर देखा था स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर, एस फिर पी फिर डी फिर एफ। सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट एस लगाता है, तो एस लगा रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट तो ज़्यादा लगेगा, साइज बढ़ेगी। एल्यूमिनियम की ज़्यादा हो जाती है और डी उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा नहीं पाता, तो इधर डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं गैलियम में, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण गैलियम की साइज बड़ी हो जाती है, एल्यूमिनियम की साइज बड़ी हो जाती है। आई एम सॉरी अगेन, जुबान ज़्यादा फिसल रही है आज कुछ मेरी, है ना, ज़्यादा मीठा खा लिया लगता है। सो एल्यूमिनियम की साइज ज़्यादा बड़ी होती है, तो ऑर्डर क्या हुआ सही? बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और टेलियम, ये ऑर्डर है सही। बस इतना ये दिक्कत आती है साइज़ में 13 ग्रुप में। बाकी सब अपन जो नॉर्मल ऑर्डर है उसको यूज़ कर सकते हैं, नीचे जाने पे बढ़ेगी, राइट साइड जाने पे घटेगी, घटेगी घटेगी घटेगी, बस ध्यान रखना ही चाहिए। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न है स्क्रीनिंग इफेक्ट। रीज़न स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब एस के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगा देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा देते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब बेसिकली रिपल्सिव फोर्स वाला इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लग जाता है तो जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, अट्रैक्शन कम लग रहा है एल्यूमिनियम पे कम लग रहा है, तो अट्रैक्शन कम लग रहा है तो साइज बड़ी हो जाएगी। ऐसे गैलियम के केस में क्या है? गैलियम के केस में है भाई साहब, गैलियम के केस में डी है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है तो साइज बड़ी हो जाती है। रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है। ओके, तो गैलियम का जो है ऐसा है दिक्कत थोड़ा बहुत, समझ लो, इतना याद रखो आप तो बस। गैलियम जो है उसका साइज ज़्यादा होता है गैलियम में, क्योंकि डी का शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगता है तो साइज छोटी हो जाती है गैलियम में। ठीक है, पिछली बार मैंने कुछ गलत बोल दिया था, आई एम सॉरी। क्या होता है गैलियम में? डी का जो है शील्डिंग इफेक्ट मतलब रिपल्सिव फोर्स, डी के द्वारा रिपल्सिव फोर्स कम लगता है। रिपल्सिव फोर्स कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया, जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो गया तो साइज छोटी हो जाती है गैलियम की, साइज छोटी हो गई गैलियम की। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही फिसल रही है ना। अगले लेक्चर में हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जेई और मेंस और एडवांस में आ सकते हैं, और बस उसके बाद थोड़ा देखेंगे हम, क्वेश्चंस देख लेंगे, है ना। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और खर्च कर लेते हैं आज, है ना, थोड़ा सा समय और लगा के, तो क्वेश्चंस ही कर लेंगे अगले लेक्चर में, दैट विल बी नाइस। हाँ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी और ख़त्म करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और पढ़ लो बच्चों, नो प्रॉब्लम है, कर सकते हैं इतना तो मेरे लिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में भी थोड़ी जगह दिक्कतें आती हैं। नॉर्मली 13 और 14 ग्रुप में आती है और कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आती, नॉर्मल ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, तो 13 और 14 ग्रुप का याद रखना। और उसका रीज़न भी स्क्रीनिंग इफेक्ट ही है। देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड,
ठीक है, ये है। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? तो साई नीचे बढ़ती है तो नीचे घटेगी आयनाइजेशन एनर्जी, घटेगी, उल्टा होता है भाई, छोटी सी गिरनी संभव, ये ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, ये लगा देते हैं अपन, पर नहीं लगाना है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ स्पिनिंग इफेक्ट लगता है और इधर एफ के इलेक्ट्रॉन्स के कारण, एफ के इलेक्ट्रॉन्स कम रिपल्सन देंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है लेड पे। एफ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर वाले सेल पे कम रिपल्सन देंगे, मतलब एफ के इलेक्ट्रॉन पी वाले पे कम रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, कम रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो साइज छोटी हो जाती है लेड की, तो साइज छोटी हो जाती है तो ज़्यादा होती है टेन से। आयोनाइजेशन एनर्जी साइज छोटी है तो बढ़ जाती है, तो कर लेते हैं लेड यहाँ पे और टेन यहाँ पे। क्यों? रीज़न क्या है इसका? स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका रीज़न है। क्लियर है पॉइंट? हाँ, ठीक है। 13th ग्रुप में भी तो बहुत अजीब काम है, याद कर लेना यहाँ पर, ज़रूरी है ये चीज़, तो काफ़ी ज़रूरी है, एडवांस में आया था ये, जेई एडवांस में पूछा गया इसका आयोनाइजेशन का ऑर्डर, जेई एडवांस में पूछा गया है बच्चों, मेरे बच्चे ध्यान रखो ये चीज़। हाँ, क्या होगा इसमें भी स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा, दो जगह लग रहा है, इधर एफ का लग रहा है टेलियम को, यहाँ पर डी वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है गैलियम पे, टेलियम पे एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, उधर गैलियम पे डी का लग रहा है। तो इनका साइज छोटा होता है, टेलियम का साइज काफ़ी छोटा होता है ना, तो टेलियम यहाँ आ गया, और ऐसे गैलियम होता है उसके बाद एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। साइज एफ शील्डिंग इफेक्ट के कारण इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे बोरॉन के बाद आ जाता है, और इधर डी शील्डिंग इफेक्ट के कारण। ठीक है, समझ गए हो इतनी बात? एफ का शील्डिंग इफेक्ट और डी का शील्डिंग इफेक्ट, तो अगले लेक्चर में हम इसको थोड़ा और डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के बाद हम जब और क्वेश्चंस के बाद एक्सेप्शंस थोड़ा बहुत और देखेंगे, और जब नंबरिंग ऑफ एलिमेंट्स 100 से ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनकी नंबरिंग पढ़ेंगे, तो एक बार और शील्डिंग इफेक्ट को थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।